गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं इरोजन के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरदन। अपरदन जो है वो ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको आगे चल के पढ़ना है लैंडफॉर्म्स। उन लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन को समझने के लिए इरोजन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो लैंडफॉर्म्स हैं या तो वो अपरदन द्वारा बनते हैं या तो वो नीचे डिपोजिशन द्वारा बनते हैं। तो वो सारे लैंडफॉर्म्स जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं या अपरदन द्वारा बनते हैं, उनको समझने के लिए आपको इरोजन को समझना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि उनका निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इरोजन जो आपका शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है, इरोडर है। और इरोडर का मतलब क्या होता है? टू ईट अवे, यानी कंज्यूम कर देना या खत्म कर देना। तो आपके जो पर्वत हैं वो अपरदन द्वारा धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं अपर्दित होके। तो इसीलिए जो ये लैटिन टर्म है इरोडर जो है, ये परफेक्ट है इरोजन को एक्सप्लेन करने के लिए। इरोजन जो है वो एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। इरोजन में होता क्या है? इरोजन इज ब्रेकिंग डाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक। इरोजन क्या है? जब चट्टानों का विखंडन और उनका परिवहन हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। ये जो अपरदन है यानी चट्टानों का जो विखंडन है और जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत सारे एजेंट्स यानी अभिकर्ताओं द्वारा हो सकता है। इन अभिकर्ताओं को या इनको हम क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ इरोजन या अपरदन के अभिकर्ता कहते हैं। तो ब्रेकडाउन और ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन कर सकता है? बहता हुआ पानी कर सकता है, जैसे नदियां क्या करती हैं, चट्टानों को तोड़ देती हैं और उसे ले जाके कहीं और डिपोजिट कर देती हैं। या ये जो ब्रेकडाउन है ये किसके द्वारा हो सकता है? ग्लेशियर्स द्वारा हो सकता है। या जो हवा है आपकी वो भी ये काम कर सकती है, या जो समुद्री तरंगे हैं वो भी काम कर सकती हैं। जो आपका भूमिगत पानी है ये भी काम कर सकता है। अपरदन, तो आपका अपरदन क्या हुआ? मोटे शब्दों में ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक ड्यू टू एजेंट्स ऑफ इरोजन ही आपका क्या है, इरोजन है। ये एजेंट्स ऑफ इरोजन क्या हो सकते हैं? रिवर हो सकते हैं, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। आपका जो इरोजन है वो बाकी चीजों से क्या है, डिफरेंट है। वो याद रखिएगा, वो वेदरिंग से डिफरेंट है और वो मास वेस्टिंग से डिफरेंट है। हालांकि कहीं ना कहीं इरोजन जो है वो उसका कुछ पार्ट उसमें सम्मिलित होता है, लेकिन वो डिफरेंट है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो अपक्षय है यानी वेदरिंग है और जो मास वेस्टिंग है वो क्या होती है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो अभिकर्ता इरोजन करते हैं उन्हें हम एजेंट्स ऑफ इरोजन कहते हैं। एजेंट ऑफ इरोजन जैसे बहता हुआ पानी, नदी क्या है, बहती हुई पानी है, उसमें पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। तो बहता हुआ पानी क्या करेगा? अपरदन करेगा। याद रखिएगा, स्टैंडिंग वाटर इरोजन नहीं करेगा। इरोजन हमेशा कौन करेगा? बहता हुआ पानी करेगा। क्योंकि इरोजन में क्या है, विखंडन चट्टानों का जरूरी है, टूटना जरूरी है, साथ में उनका परिवहन जरूरी है। तो अगर पानी अपनी जगह पे स्थिर है तो वो टूटे हुए जो पदार्थ है उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। तो अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा तो उसे हम इरोजन नहीं मानेंगे। इसलिए इरोजन किसके लिए क्या जरूरी है? रनिंग वाटर जरूरी है। तो नदियां जो है वो हमारी क्या करती हैं, इरोजन कहती हैं। छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वो इरोजन करती हैं। या जब बारिश होती है तो बारिश क्या होता है, सतह जमीन का पानी आगे की तरफ बहता है, तो वो भी क्या करता है, जिसे हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। तो सरफेस रन ऑफ भी क्या करता है, अपरदन करता है। उसके अलावा क्या है, जो विंड है वो भी क्या है, एजेंट ऑफ एरोजन है। जब हवा चलती है तो खासकर जो हमारे अर्ध शुष्क और शुष्क इलाके हैं वहां पे जो विंड्स का एरोजन है वो बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत ज्यादा जो अपरदन है वो हवा द्वारा होता है। उसके अलावा आपके ओशन करेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। ग्लेशियर्स जो आपके हैं वो इरोजन करते हैं। और साथ में आपके ग्राउंड वाटर इरोजन करता है। ग्राउंड वाटर आपका क्या है? ग्राउंड वाटर जो आपके खासकर जो कास्ट इलाके हैं, ऐसे इलाके जहाँ चूने पत्थर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, वहां पे जो ग्राउंड वाटर है इसका जो इरोजन है वो बहुत ही क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेटिंग होता है। इरोजन कई तरह के होते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से इरोजन है। जैसे एक आपका इरोजन है जिसे हम कहते हैं एब्रेजन। एब्रेजन को हम हिंदी में कहते हैं अपघर्षण। दूसरा एक तरह का इरोजन होता है जिसे हम कहते हैं एट्रीशन। एट्रीशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सन्निकर्षण। उसके अलावा एक और इरोजन है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, जिसका होता है घोलीकरण। हाइड्रोलिक एक्शन एक और इरोजन है जिसे हम कहते हैं जलगति क्रिया। उसके अलावा डिफ्लेशन है जिसको हम अपवहन कहते हैं, और प्लकिंग है जिसको उत्पाटन कहते हैं। तो ये इतने तरह के इरोजन होते हैं। एक एक करके इन सारे जो इरोजन है हमें देखते हैं और इनमें क्या जो फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इनको समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका एब्रेशन यानी अपघर्षण क्या होता है। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि जब भी हमारी हवा बहती है या जब पानी बहते हैं या जब ग्लेशियर्स आगे की तरफ बहते हैं, तो जब इनमें मूवमेंट होता है या हमारी जो ओशन की वेव्स बहती हैं, तो इनमें छोटे छोटे इरोजनल टूल्स होते हैं। आप अगर कभी खड़े हो और हवा तेजी से बह रही हो तो धूल के छोटे छोटे कण रेत के आपके चेहरे से टकराते हैं, तो आपको महसूस होता है कि कुछ आपसे टकरा रहा है। तो ये छोटे छोटे कण जो आपसे टकरा रहे हैं, इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, इरोजनल टूल्स कहते हैं। ये हर एक बहती हुई चीज में ये इरोजनल टूल्स क्या है, पाए जाते हैं। तो जब पानी आगे की तरफ बह रहा है तो छोटे छोटे चट्टानों के कण होते हैं जो उसमें बहते हैं।
अगर कभी पर्वतीय इलाकों में जाएं और तेज बहते हुए पानी को अगर थोड़ा सा आप हाथ में उठाएं, तो आप जैसे ही हाथ में उठाएंगे छोटे 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 चट्टान के बहुत बारीक कण आपको उस पानी में दिखाई देंगे, जो तुरंत ही आपके हाथ में, क्योंकि उनमें वजन होता है, तो थिर के नीचे बैठ जाते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं तुरंत हाथ में। तो ये जो छोटे छोटे कण आपको अपने हाथ में दिखाई देंगे, या वो छोटे कण जो पानी और हवा के साथ या ग्लेशियर के साथ बह रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इरोजनल टूल कहते हैं। तो हवा बह रही है रेगिस्तानी इलाकों में, और ये देखिए एक चट्टान पड़ी हुई है, तो ये जो छोटे छोटे इरोजनल टूल्स हैं वो इन चट्टान से टकराएंगे, और टकराने के बाद इस चट्टान को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे जो टूल्स हैं वो बड़ी संख्या में इन चट्टानों से टकराएंगे, और इस चट्टानों को समय के साथ धीरे धीरे क्या कर देंगे, अपर्दित करेंगे। इस चट्टानों के टुकड़े जो है वो टूट जाएंगे और आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे चट्टान का क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो इरोजनल टूल्स द्वारा जब चट्टानों का अपर्दन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्रेजन कहते हैं। या जब नदी में पानी बह रहा है तो छोटे छोटे जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो बहती हुई, तेज बहती हुई नदी में वो होते हैं, और जो आपकी जो तल में जो चट्टानें होती है नदियों में, पर्वतीय इलाकों में आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो है, चट्टानें पड़ी रहती है, वो इरोजनल टूल धीरे धीरे उनसे टकराते हैं और उनको क्या करते हैं, अपर्दित करते रहते हैं और उनको तोड़ते रहते हैं। तो इरोजनल टूल्स द्वारा जब जो सतह की जो चट्टानें हैं उनका अपर्दन हो जाए, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एब्रेजन कहते हैं। आपकी जो नदियां हैं वो एब्रेजन करती हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो एब्रेजन करते हैं, विंड आपका एब्रेजन करता है, और जो सी वेव्स हैं वो भी क्या करते हैं, आपके एब्रेजन करते हैं। रिवर एब्रेजन और जो विंड एब्रेजन होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है प्रकार का एब्रेजन होता है। जब मैं आपको स्थलाकृतियां पढ़ाऊंगा तो मैं आपको स्थलाकृतियां दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी स्थलाकृति में जो एब्रेजन है उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, या इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा एक अपर्दन होता है जिसे हम कहते हैं एट्रिशन। एट्रिशन हिंदी में कहते हैं सन्निघर्षण। तो जो सन्निघर्षण है आपका, उसमें क्या होता है कि वही इरोजनल टूल जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जब हवा बहती है तो उसमें जो छोटे छोटे लाखों करोड़ों जो इरोजनल टूल्स हैं, जो रेत के कण हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं, वो बहते समय क्यों, क्योंकि उनके आकार में अंतर होता है। देखिए अगर आकार बिल्कुल एक जैसा होता तो वो शायद ऑलमोस्ट एक दूसरे की पैरेलल ट्रेवल करते, लेकिन किसी का आकार ज्यादा है और किसी का आकार कम है, तो जो हल्के हैं वो तेज ट्रेवल करेंगे और जो भारी है वो धीमे ट्रेवल करेंगे। तो जब हवा बहती है या जब पानी जो है वो बहता है, तो जो इरोजनल टूल्स हैं, क्योंकि उनके वेट में डिफरेंस है, साइज और शेप में डिफरेंस है, तो वो इरोजनल टूल बहते समय आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो फर्दर वो खुद ही से टूट के और छोटे होते चले जाते हैं, फाइन होते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सन्निघर्षण यानी एट्रिशन। मतलब इरोजनल टूल्स का आपस में टकराना और फर्दर उनके आकार का छोटा होना, क्योंकि बहाव है ही है तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, इसमें सम्मिलित है। तो उनके आकार का छोटा होना क्या कहलाता है, एट्रिशन कहलाता है। एट्रिशन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप कभी तटीय क्षेत्रों में गए हो तो बीच होता है, तो जो बीच में रेत है वो किसका एग्जांपल है, एट्रिशन का। बहता हुआ पानी आता है, उसमें बहुत सारी रेत है जो आगे की तरफ बहती है, और जब पानी पीछे जाता है तो वो रेत क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। अब क्योंकि पानी बह रहा है आगे की तरफ, तो ये छोटे छोटे इरोजनल टूल पानी के साथ है, रेत पानी के साथ है, और आपस में वो टकराते जाते हैं, और उसके बाद बहुत बारीक और जो आपकी रेत है उसका फॉर्मेशन होता है। तो तटीय क्षेत्रों में जो आपने रेत देखा है वो किसका उदाहरण है, वो सामान्यतः एट्रिशन का जो उदाहरण है। ये देखिए जो आपके तटीय क्षेत्र है, तो जब पानी जो लहरें है, वेव देख रहे हैं आप, आगे की तरफ आ रही है और पीछे की तरफ जा रही हैं, तो जब ये वेव्स आगे की तरफ आएंगी और पीछे की तरफ जाएंगी, तो जो छोटे छोटे इरोजनल टूल हैं, यानी ये जो रेत के कण है जो पानी के साथ हैं, ये आगे आएंगे और बहते हुए पानी में ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, और बहुत लंबे समय में, और ये क्या करेंगे, एक बारीक रेत की जो परत है उसका निर्माण करेंगे। इसीलिए जो तटीय क्षेत्र है वहां पे रेत क्या है, बड़ी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, पानी समय के साथ धीरे धीरे जो चट्टाने हैं इसको तोड़ते तोड़ते छोटा करते करते रेत में कन्वर्ट कर देते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, एट्रिशन के द्वारा। तो आपकी जो सी वेव्स है या रिवर्स है या विंड है, ये सभी क्या करते हैं, एट्रिशन की जो प्रक्रिया है, सन्निघर्षण की जो प्रक्रिया है उसे करते हैं। इसके अलावा जो अगला अपर्दन है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन यानी घोलीकरण। घोलीकरण क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है, पानी जब नदी में बह रहा है तो पानी क्या करेगा, पानी चट्टानों के कुछ जो खनिज है, मिनरल्स है, उन्हें क्या कर देगा, डिसॉल्व कर लेगा। कौन से मिनरल कितनी मात्रा में डिसॉल्व करेंगे ये डिपेंड करता है कि वो पानी के साथ कितना सॉल्युबल है। लेकिन पानी के बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। पानी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई लिक्विड अगर दूसरे जो चीजों के साथ सॉल्युबल है तो वो वाटर है। यानी वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो बाकी सारे लिक्विड में क्या है, मैक्सिमम है।
तो पानी क्या करता है, बहुत सारे मिनरल्स को, बहुत सारे पदार्थों को क्या करता है, अपने में घोल लेता है। सबसे ज्यादा सॉल्यूशन की जो प्रोसेस है वो पाई जाती है आपकी जो कास्ट इलाके होते हैं वहां पे पाया जाता है चूना पत्थर। तो जो आपके चूना पत्थर होता है उसमें पानी क्या होता है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। यानी जो आपका लाइमस्टोन है वाटर में क्या है, सॉल्युबल। इसी तरीके से और भी दूसरे मिनरल्स होते हैं चट्टानों में जो क्या होते हैं, वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं। तो जो नदी होती है वो क्या कर लेती है, या जो समुद्र के किनारे हैं वहां वो जो पदार्थ है जो पानी के साथ सॉल्युबल है वो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इस तरीके से वो अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और बहते हुए पानी के साथ दूसरी जगह चले जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट आपका टाइप ऑफ इरोजन है। इसके अलावा अगला जो इरोजन है उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन यानी जल गति क्रिया। जल गति क्रिया मतलब पानी जब बह रहा है तो उस पानी का क्या है, अपना एक फोर्स है, अपना एक प्रेशर है। उस प्रेशर से जो इरोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। जैसे आपने देखा, ये देखिए ये तटीय क्षेत्र है, ये पानी आया और इस तटीय क्षेत्र से टकराया, और टकराने के बाद क्या करेगा, जो पानी का प्रेशर है उस प्रेशर से क्या होगा, बहुत सारी चट्टानें टूट जाएंगी, और जब लहरें पीछे जाएंगी तो वो बहते हुए क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। अब ये देखिए, ये तटीय क्षेत्र है जहां पे जो तटीय क्षेत्र बिल्कुल खड़े हैं, ठीक है, क्लिफ्स जहां जिनका निर्माण हो रहा है या जहां स्कार्पमेंट्स पाए जाते हैं। तो अब आप देखिए ये पानी आया और देखिए चट्टान टकराया, क्योंकि पानी निचले हिस्से में, तो चट्टान के निचले हिस्से से ये ज्यादा टकरा रहा है। तो आप देखें तो ये चट्टान का जो निचला हिस्सा है ये क्या हो गया है, अपरदित हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, पानी के हाइड्रोलिक एक्शन का है। जाहिर सी बात है दूसरे जो एजेंट है यानी कुछ टूल्स भी हैं जो आके टकरा रहे हैं, वो भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, यानी एब्रेजन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हाइड्रोलिक एक्शन। पानी आता है, बहुत प्रेशर से टकराता है और टकराने के बाद चट्टानों को ढीला कर देता है, और समय के साथ वो चट्टान रिमूव हो जाती है वहां से और अपरदन हो जाता है। तो तटीय क्षेत्रों में जो हाइड्रोलिक एक्शन है, या नदियों के उन भागों में जहां पे नदी का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, वहां पे हाइड्रोलिक एक्शन की जो एक्टिविटी होती है, अपरदन सबसे ज्यादा। नदी का वो भाग जहां पे रिवर राफ्टिंग करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो, तो वहां पे नदी का जो स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, अधिक होता है। तो वहां पे भी जो हाइड्रोलिक एक्शन है वो बहुत क्या है, एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन है। बहुत ज्यादा जो इरोजन है वो हाइड्रोलिक एक्शन द्वारा होता है। तो जो वाटर का जो प्रेशर है, इससे जो इरोजन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। जब मैं आपको सी वेव्स पढ़ाऊंगा और जब मैं आपको रिवर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। सी वेव्स में जो आपके जियोस और ब्लो होल्स बनते हैं, उसमें जो हाइड्रोलिक एक्शन है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चट्टानों के इरोजन में। इसके बाद अगला जो इरोजन है उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं अपवाहन। इसमें होता क्या है कि डिफ्लेशन में हवा बह रही है और जमीन पे, सतह पे कोई लूज मटेरियल पड़ा हुआ है। हवा आती है और इस आते हुए इस लूज मटेरियल को अपने साथ लेती है और कहीं चली जाती है। तो वो जो मटेरियल वहां पड़ा होता है वो वहां से परिवहन होकर उसका किसी दूसरे जगह हो जाता है, चले जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे ये सतह थी, हवा बही ऊपर से, ये हवा में ये जो आपकी सॉफ्ट चट्टाने है, ठीक है, ये और बीच में ये हार्ड चट्टाने हैं। तो जब ये हवा बही तो ये सॉफ्ट चट्टाने धीरे धीरे देखिए क्या हो गई, अपरदित हो गई दूसरी इमेज में, और नीचे देखिए तो वो और अपरदित हो गई। ठीक है, तो जो लूज मटेरियल होते हैं, असंगठित चट्टाने होती हैं, वो बहती हुई हवा के संपर्क में आती है और बहती हवाएं उन असंगठित चट्टानों को उठा के कहीं और डिपॉजिट करती है, तो उनका क्या हो जाता है, इरोजन होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। जब हम विंड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से विंड्स में डिफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार जो आपके रेगिस्तानी इलाके हैं, हवा उसमें जो डिफ्लेशन की प्रक्रिया द्वारा हवाएं इतना ज्यादा सतह को क्या करती हैं, अपरदित करती हैं कि नीचे का जो जल स्तर है वो सामने आ जाता है, और छोटे से तालाब या झील जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में जिनका निर्माण हो जाता है। और रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे इलाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिफ्लेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट इरोजन है, लेकिन डिफ्लेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जो आपकी विंड की एक्टिविटी है उसमें डिफ्लेशन होता है। यहाँ पे देखिए आपकी ये सतह है, हवा तेजी से चलेगी, धीरे धीरे जो हल्के असंगठित पदार्थ है वो क्या हो जाएगी, हवा उनको लेके चली जाएगी, और फाइनली जो आपके आप देख रहे हैं जो हैवी रॉक्स है वो रह गई, और जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल थे वो क्या हो गए, उड़ गए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। और विंड में जो डिफ्लेशन है वो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो अगली प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं प्लकिंग। प्लकिंग को हम हिंदी में कहते हैं उत्पाटन। उत्पाटन में क्या होता है कि उत्पाटन की जो प्रक्रिया है ये मुख्यतः आपकी ग्लेशियर्स में होती है, आपकी हिम नदियों में होती है।
तो जो आपकी हिम नदियां होती हैं जब वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो वो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो करती क्या है कि वो जो रॉक जो सतह पे पड़ा हुआ है उस रॉक को अपने साथ क्या करती है, रिमूव करती है और लेके चली जाती है। तो देखिए अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए छोटे छोटे जो ये रॉक के पार्टिकल्स है ये सतह पे पड़े हुए हैं, और जब ग्लेशियर आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इनको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है और अपने साथ लेके आगे चला जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लकिंग कहते हैं। तो ग्लेशियर्स क्योंकि उसमें याद रखिएगा बहुत ज्यादा वजन होता है, वेट होता है बर्फ में, तो वो जो बर्फ का जो वेट है जब उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ती है तो वो क्या करता है, जो भी चट्टान असंगठित है और नीचे पड़ी हुई है उसको वो अपने साथ क्या करेगा, पिक कर लेगा, ले लेगा और लेके आगे की तरफ चला जाएगा। तो जो आपकी आइस है यानी जो ग्लेशियर्स है वो प्लकिंग जो है उसको करती है। और क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स है ये बहुत ही एक्टिव इरोजन करते हैं अपने वजन की वजह से, तो जब ये इरोजन करते हैं तो एक्चुअली इनका जो इरोजन होता है वो आपने एमरी पेपर देखा होगा, रेगमाल जिससे हम चीजों को रगड़ते हैं वो उसकी तरह होता है। तो जब ये ग्लेशियर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्योंकि इसके निचले हिस्से में छोटे बड़े जो है वो रॉक के पीस है, तो जो इसका निचला हिस्सा है वो बिल्कुल रेगमाल की तरह, एमरी पेपर की तरह काम करता है और सतह को धीरे धीरे खरुचता चला जाता है। इसी वाली वजह से जब मैं आपको ग्लेशियर्स की आकृतियां दिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारी आकृतियां जो अपर्दन द्वारा मिलती है वो बहुत स्मूथ होती है। वो स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि ग्लेशियर की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल एम्बरी पेपर्स की तरह क्या करता है, सतह को वो पॉलिश करता है। तो ये जो प्रक्रिया है रिमूवल ऑफ रॉक की थ्रू ग्लेशियर्स, इसको हम क्या कहते हैं, प्लकिंग कहते हैं। देखिए ये व्यू आकार की घाटी है। जब मैं आपको घाटियां पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा दो प्रकार की होती हैं, एक वी शेप और एक यू शेप। तो ये जो घाटी है ये कैसी है, यू आकार की घाटी है। तो यहाँ से बेसिकली ये ग्लेशियर बहता है, ये गर्मियों का समय है, अब यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है, तो सर्दियों के समय में ये घाटी में क्या है, ग्लेशियर रहेगा। तो इसकी आप वैली देखिए कितनी स्मूथ है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये प्लकिंग द्वारा क्या करता है, निचली जो घाटी होती है उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लकिंग कहते हैं। और प्लकिंग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ग्लेशियर्स जो है उसमें प्लकिंग की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम पाई जाती है।